हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट फोर्स वीडियो में, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और सबको आप सभी को 2026 की मंगल कामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में बेहतरीन मौके लेकर आए और आपने जो करियर में सोचा है, जीवन में आगे करने का सोचा है, वो सफल हो आप, यही मेरी कामना है। आप सभी को फिर से शुभकामनाएं वर्ष 2026 की। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और इन्फॉर्मेशन आपको कि 2025 का यानी पिछले साल का टोटल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल हो चुका है सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, और इसका पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। वो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा। एक और इन्फॉर्मेशन कि जो मेंबरशिप प्लान है करंट फोर्स का, जिसके ज़रिए शानदार तैयारी हो जाती है आपके एग्जामिनेशन की, तो उस पर छूट चल रही है। न्यू ईयर ऑफ़र आ चुका है, तो बहुत चंद दिनों के लिए, एक दो दिनों के लिए, तो आप ये ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, इसलिए ये ऑफ़र आया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी है 1 जनवरी 2026 को। तो ये किस वर्ष हुए समझौते के तहत किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आंसर का 1988 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसी के तहत दोनों देशों ने, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, लिस्ट एक्सचेंज की है। कैसे हुआ ये लिस्ट एक्सचेंज? तो भारत में जैसे ये पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट दे दिया, उससे सौंप दिया गया उसको, और भारत का हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उसे पाकिस्तान ने सौंप दिया पूरा डेटा। तो हर साल 1 जनवरी को ये डेटा सौंपा जाता है, और एक बार फिर से अभी सौंप दिया गया है राजनयिक चैनल से। ये जो एनुअल प्रक्रिया है, ये 35वीं वर्ष है, 35वीं बार है जब एक दूसरे को सौंपा गया है। एग्रीमेंट तो हुआ था 1988 में, लेकिन 1992 से ये 1 जनवरी को ये परंपरा रही है कि एक दूसरे को ये पूरी लिस्ट जो है ना वो सौंप दी जाए। अब क्या है समझौता, इसके बारे में समझ लें। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध संबंधित समझौता। अंग्रेजी में कहेंगे हम एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़। तो ये एक सामूहिक सुरक्षा संबंधित समझौता है, और 31 दिसंबर 1988 को इस समझौते पर सिग्नेचर किया गया था, और 27 जनवरी 1991 से ये लागू हुआ था, और 1992 से 1 जनवरी को हर साल ये डॉक्यूमेंट एक दूसरे को सौंपा जाता है। तो परमाणु हथियार पर मतलब हमला ना करने, या परमाणु जो प्रतिष्ठान है, जो सेंटर है, वहाँ पर कोई भी देश हमला नहीं करेगा एक दूसरे के सेंटर पर। क्यों ऐसा है? ताकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, ये सहमति बनी हुई है। तो यही होता है, और समझौते के जो प्रमुख प्रावधान है उसमें यह है कि दोनों देश एक दूसरे के परमाणु जो सेंटर है वहाँ पर हमला नहीं करेंगे, नहीं कोई तीसरे देश पर ऐसा करने की अनुमति दे दी जाएगी। ठीक है। और ये जो लिस्ट दी जाती है ना, ये केवल ऐसा नहीं है कि जो एटॉमिक रिएक्टर बने हुए हैं, बिजली बनाने वाले, वही नागरिक और सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान, ये सब की लिस्ट दी जाती है। जब इतनी बात हो रही है तो एक बार चर्चा कर लें कि भारत और पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। देखिए, सिपरी ईयरबुक 2025 उसने जो जारी की थी पिछले साल, उसके मुताबिक भारत के पास, ये देखिए, इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर हथियार हैं, और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं। हालांकि ये सिपरी की रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है। सिपरी का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही नाम है। तो इसमें ही है, और किसी भी देश ने, यानी भारत और पाकिस्तान ने, उसको डिप्लॉय नहीं किया हुआ है, अपने परमाणु हथियार को बना कर रखा हुआ है। तो भारत के पास 180 हैं, पाकिस्तान पे 170 हैं। सबसे ज़्यादा जो हथियार है ना, वो किसके पास है? वो है रशिया के पास, ये देख रहे हैं हम। ठीक है, 2591। उसके बाद फिर अमेरिका आता है, उसके बाद फिर बाकी देश आते हैं, जैसे चाइना है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, नहीं, चाइना के बाद फिर भारत है, पाकिस्तान, फिर यूनाइटेड किंगडम है।
तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं 1 जनवरी 2026 को? आंसर क्या होगा इसका? एयर मार्शल नागेश कपूर। ठीक है, तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। ज़्यादातर खबरें मैं द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से ही लेता हूं क्योंकि वहीं से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब नए उप प्रमुख के तौर पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। किसकी जगह ली है इन्होंने जगह ली है नर्मदेश्वर तिवारी की। इससे पहले जो डिप्टी चीफ थे एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, उसकी जगह अब नागेश कपूर ने ले ली है। नागेश कपूर जो है वो एक कुशल लड़ाकू पायलट है। इनके पास अनुभव है MiG-21, MiG-29 विमान उड़ाने का काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, जब बात हो रही है एयरफोर्स की, तो अभी एयरफोर्स चीफ कौन है? वो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी BRO, अंग्रेजी में कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके नए डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन बने हैं 1 जनवरी 2026 को? किन्होंने ज्वाइन कर लिया है? आंसर का लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, तो 29वें वो डायरेक्टर जनरल के तौर पर बने हैं, इंडियन आर्मी से हैं और उन्होंने जगह मतलब ये जो पद पर पहुंचे हैं वो रघु श्रीनिवासन उनकी जगह पर पहुंचे। BRO क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम है भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, मित्र देश हैं, और उन सबके वहाँ जाकर और सड़कों का नेटवर्क को विकास करना, उसका रख रखाव करना। बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूभागों में रणनीतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का काम इसने किया है। तो ये भारत के 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों वहाँ पर जो है, इसके अलावा कुछ दूसरे देशों में भी, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, भूटान, म्यांमार, तजिकिस्तान, श्रीलंका, वहाँ पर जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने का काम BRO ने निभाया हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को हुई थी, 1960 को। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के 20 साल बाद 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया ने यूरो को अपनाया है। तो ये मुद्रा अपनाने वाला ये कौन सावां देश बन गया है? आंसर का 21वां देश बन गया है अभी ये। ठीक है, बुल्गारिया ने यूरो अपनाने की घोषणा पिछले साल ही की थी, करीब जून जुलाई में, और यूरोपीय यूनियन ने उसको ओके भी कर दिया था। लेकिन अब 1 जनवरी से इसने ये मुद्रा अपना ली है और इससे पहले लेव थी मुद्रा उसकी। कौन सी मुद्रा थी? लेव थी। तो उसकी जगह अब इसने 20 साल बाद, यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के 20 साल बाद, लेव की जगह यूरो को मुद्रा के रूप में अपना लिया है। ठीक है, तो इससे उम्मीद बनी है कि यूरोपीय संघ का ये जो सबसे गरीब देश है उसकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, पश्चिम के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही रूस का जो प्रभाव है, रूस का जो डर है, उससे भी राहत मिलेगी इससे। तो बुल्गारिया को एक और मैप के जरिए देखते हैं। ये अपना प्यारा भारत रहा और चलते हैं कहाँ? यूरोप की ओर। ये पूरा इलाका यूरोप है। ठीक है, यूरोपीय देशों का इलाका है। और बुल्गारिया को कैसे जानेंगे, कहाँ पर है ये मैप में? तो सबसे पहले देखिए ब्लैक सी कहाँ पर है? तो ये है ब्लैक सी यानी काला सागर, और इसी के बगल में यहाँ पर ये रहा बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया किसके पड़ोस में है? रोमानिया, सर्बिया, ग्रीस, तुर्की, ओके, और एक और देश है नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, तो उसी के पड़ोस में इसका ये है बुल्गारिया। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है बुल्गारिया की? यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, सोफिया नाम है राजधानी इसकी। प्रेसिडेंट है रुमेन रादेव, प्राइम मिनिस्टर हैं रोसेन ज़लयाज़कोव। ठीक है, भाषा यहाँ पर बुल्गारियाई बोली जाती है। ब्लैक सी है बगल में, इधर आबादी करीब मात्र 64 लाख है, मात्र 64 लाख आबादी है। ठीक है, तो ये 2007 में यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गया था, लेकिन अब इसके प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया कि अब हमने अपना लिया है। तो यूरो के बारे में जान लें। यूरो को पहली बार 1 जनवरी 2002 को 12 देशों ने अपनाया था। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और अब 21वां देश बन गया है बुल्गारिया।
यूरो अपनाने वाले कौन कौन से देश हैं, ये सारे देश देख रहे हैं आप। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और आखिरी देश है ये बुल्गारिया। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन में ना 27 मेंबर्स हैं, इसमें से मात्र 21 ने यूरो को अपनी मुद्रा अपनाई हुई है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? देखिए, फ़ायदे भी हैं, जैसे मुद्रा जोखिम की कमी है, मतलब मुद्रा का उतार चढ़ाव होता है, उसका जोखिम कम हो जाएगा और उधार लेने की जो लागत है वो कम होगी, विदेशी निवेश आराम से आ सकेगा, ब्याज दरों में कमी हो पाएगी वहाँ पर। ठीक है, निवेश में बढ़ोतरी होगी क्योंकि यूरो सीधे वहाँ पर निवेश हो सकेगा, पर्यटन में वृद्धि होगी। उससे क्या होगा कि वहाँ जो आपस में तमाम ये देश जो पहुँचते हैं वो मतलब वहाँ के पर्यटक सीधे आएंगे, वो अपने ही यूरो लेकर आएंगे और वहीं खर्च करेंगे। नुकसान भी होता है इसका, कीमतों में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय पहचान का नुकसान है। एक राष्ट्रीय पहचान होती है कि मुद्रा की, मुद्रास्फीति पर जो कंट्रोल है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मौद्रिक नीति में बदलाव करना होगा, ये सब चीज़ें जो है ना प्रभाव डालेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वाड देशों के दूतों ने चीन के किस शहर में दुर्लभ सार्वजनिक मीटिंग की है 31 दिसंबर 2025 को? ये दुर्लभ कही जा रही है। ठीक है, मीटिंग हुई है, रेयर पब्लिक मीटिंग हुई है। कहाँ पर हुई है? आंसर होगा बीजिंग में, वहाँ की राजधानी बीजिंग में। तो कौन कौन से देश? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के तमाम जो राजदूत हैं उन सब ने मुलाकात की और मीटिंग की और सार्वजनिक रूप से ये फोटोग्राफ भी जारी किया। किसने? अमेरिका के राजदूत ने कहा कि क्वाड देशों की ये मीटिंग हुई है। और एक्स जो है ना सोशल मीडिया जो पहले ट्विटर था उस पर लिखा कि क्वाड जो है एक स्वतंत्र खुला हुआ हिंद प्रशांत क्षेत्र को रखने में काम कर रहा है और ये चारों देश मजबूती से एक दूसरे के साथ हैं। और इस मीटिंग में भारतीय जो राजदूत हैं, क्या नाम है उनका, प्रदीप कुमार रावत, वो भी मौजूद थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चीन जो है ना वो क्वाड का बड़ा आलोचक रहा है और उसको लगता रहा है कि ये मेरे खिलाफ है, ये क्वाड बना है, तो अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया उसने नहीं दी है। अमेरिका ने एक तरह से चिढ़ाने के लिए भी ये मीटिंग कर डाली वहाँ पर। ठीक है, क्वाड जो है ना वो 4 देशों का तो एक समूह है, चतुर्भुज कहेंगे इसको, क्वाड्रिलेटरल ये डायलॉग समूह है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात, एक मीटिंग हो गई है। क्वाड का गठन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 3 मतलब ये चारों ने मिलकर किया था। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड जो है ना हम क्वाड्रिलेटरल से शब्द से लिया गया है। ठीक है, यानी चतुर्भुज। तो ये है महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले फिर से बताऊं कि बेसिक मेंबरशिप और ISPCS मेंबरशिप पर छूट चल रही है बम्पर न्यू ईयर की, तो बहुत 1-2 दिन ही छूट है, तो लाभ आप उठा सकते हैं। ये करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाती है। इसमें क्या मिलता है? पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं आपको, 2025 का मिल जाएगा, 2024 का मिल जाएगा और 2026 का अभी से 365 दिनों तक अपडेट मिलता रहेगा। PDF, वीडियो और टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये भी मिलेगा। और कई तरीके के PDF होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है और साथ वीडियो के लिंक भी होते हैं, ताकि आप बेहतरीन ढंग से समझना चाहें, PDF पढ़ रहे हो, देख रहे हो तो आप और ढंग से समझ सकें। और टेस्ट सीरीज तो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशंस के लिए, उसी से पता रहता है ना कि कैसे तैयारी चल रही है आपकी, तो ये सब कुछ इसी के ज़रिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 2025 का तो PDF अलग से भी है और उसके साथ भी मिल जाएगा। ओके, शार्प लर्निंग ऐप पर, शार्प लर्निंग ऐप गूगल प्ले पर मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ देख सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड का आयोजन हुआ है? आंसर होगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया कब से कब तक? 18 से 30 दिसंबर 2025 तक। कहाँ पर यह आयोजन हुआ है? आबू धाबी के अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में। दूसरा संस्करण था ये। ठीक है, किसका? तो ये डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण था ये। और भारतीय दल में 45 जवान शामिल थे, मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की
बटालियन के जवान थे ये, जबकि यूएई की ओर से वहाँ की जो थल सेना है उसका प्रतिनिधित्व वहाँ की भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान दितवाह से आई आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका ने किन 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया है भारत के? आंसर होगा आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी, इन दोनों को। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। भारत सहित कई देशों के जो जहाज हैं और उन सबको सम्मानित किया गया है। और ये इंडियन नेवी के जो जहाज को श्रीलंकन नेवी की ओर से ये सम्मानित किया गया। और इस दौरान ये जो समारोह आयोजित किया गया, उस दौरान श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया, तो वो भी मौजूद थी। दरअसल चक्रवात दितवाह जो आपदा आया था अभी दिसंबर में, उसकी वजह से भारत सहित कई देशों ने श्रीलंका की मदद की थी। ये जो दितवाह था वो यहाँ पर बना था और यहाँ से ये इस तरह से टर्न हो गया था और इस तरफ भारत को हल्का सा प्रभावित किया। लेकिन द्वीपीय देश अब यहाँ जो आया, इससे बहुत तबाही मची थी। 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इसी दौरान भारत सरकार ने सागर बंधु अभियान चलाया था, ऑपरेशन सागर बंधु। इसके तहत आईएनएस विक्रांत को उतार दिया गया था। ठीक है, उससे सामान ले जाए गए, उस पर जो हेलीकॉप्टर तैनात थे उन सब ने लगातार लोगों को, देखिए आप, इस तरीके से निकाला गया बाढ़ से प्रभावित लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, किस पड़ोस देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया 30 दिसंबर 2025 को? आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती थी और बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। पूरा नाम था इनका खालिदा जियाउर रहमान। लंबे समय तक वो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उसकी अध्यक्ष रही हैं और सबसे बड़ा चेहरा भी रही हैं। ओके, तो और वो उनका जन्म जो है ना मूलतः भारत में ही हुआ था, बाद में बंटवारा हुआ तो उनका परिवार चला गया था बांग्लादेश में। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। 1991 से 1996 तक वहाँ की प्राइम मिनिस्टर रहीं। फिर दूसरी बार 2001 से 2006 तक वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया था। राजनीतिक संघर्ष ज़बरदस्त था, प्रतिद्वंदी जो शेख हसीना थी उसके साथ में। आरोप लगा इन पर, जेल गई थी ये। 2018 में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जेल हुआ था। 2020 तक, 2018 से 2020 तक नज़रबंद रखा गया। बाद में फिर इसके बाद फिर उनको जेल में भी डाल दिया गया था। फिर ये 2025 में इनको 24-25 में इनको रिहा किया गया था जेल से। ठीक है, जब शेख हसीना को भारत आना पड़ा था भागकर उसके बाद। ठीक है, तो इनका निधन हो गया 30 दिसंबर को 80 ईयर की उम्र में। लंबे समय तक जो बांग्लादेश है ना, उसकी राजनीति जिया और शेख हसीना इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता के रूप में रही। और ये ऐसा झगड़ा था जिसको बेगमों की लड़ाई कहा जाता। किसकी? बेगमों की लड़ाई कहा जाता था। खालिदा जिया, भारत से खटास भरा रिश्ता रहा था उनका। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर होगा एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर। वो 31 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा पर रहे और उन्होंने बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी, उसके कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान, इसके अलावा जो खालिदा जिया के बेटे हैं, मतलब एक ही व्यक्ति हैं तारिक रहमान, तो उनसे मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक पत्र सौंपा इनको, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शोक जताया था खालिदा जिया के निधन पर। और ये मुलाकात कहाँ पर हुई है? ये मुलाकात हुई बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम क्या है? सवाल पूछा जाता है। जातीय संसद, बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। ठीक है, तो जातीय संसद परिसर में ही यह मुलाकात हुई थी। तारिक रहमान जो है ना, वो 18 साल के बाद अभी दिसंबर 2025 में ये लंदन से लौटे हैं। 18 साल के स्वनिर्वासन के बाद शेख हसीना की सरकार के दौरान उनको जाना पड़ गया था और उसके बाद जब शेख हसीना की सरकार हटी, वहाँ के विद्रोह के बाद
अब ये आए हैं तारिक रहमान, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी जो चुनाव होगा उसमें बीपीएन जो है वो पार्टी जीतेगी, और शायद हो सकता है कि यही अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो भारत ने अपनी कूटनीतिक जो है ना पहुंच वहाँ बरकरार मतलब बढ़ा दी है, ठीक है। इसी वजह से तो अभी आप देखिए कि तनाव भी चल रहा है बांग्लादेश से, लेकिन फिर भी भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पहुँचे, और हो सकता है ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इनसे बेहतरीन रिश्ते जो रखने की कोशिश की जा रही। इधर दूसरी ओर भारत में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये पहुँचे बांग्लादेश के उच्चायोग में, बांग्लादेश हाई कमीशन में भारत में ही, और इन्होंने खालिदा जिया के लिए शोक संदेश पर सिग्नेचर भी किया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात, चले आगे बढ़ते हैं। चिली के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा जोसे एंटोनिया कास्ट, ठीक है। तो उन्होंने जीत हासिल की है, और बताया जा रहा है कि एंटोनियो कास्ट जो है ना वो 11 मार्च 2026 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, और उस वक्त से इनका कार्यकाल होगा। लेकिन चुनाव तो इन्होंने जीत लिया है। जोसे एंटोनियो कास्ट ये नाम है इनका, ठीक है। अब एक बार मैप के जरिए देख लेते हैं चिली है कहाँ पर। सबसे पहले प्यारा भारत अपना, और अब चलेंगे कहाँ, चिली कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में है, दक्षिण अमेरिका आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पर ये चिली है, ठीक है। ये देखिए आप, ये इस तरह से ये मैपिंग आपको आनी चाहिए, एग्जामिनेशन में मैपिंग पूछा जाता है, ठीक है। ये है चिली, ओके। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सैंटियागो। आबादी करीब करीब 2 करोड़ है। यहाँ पर मुद्रा चलती है चिली पेसो, भाषा यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। तो ये लंबा सा देश है इसकी, ओके। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, और अभी करंट अफेयर्स के मेंबरशिप पर छूट चल रही है। शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर आप ये लाभ उठा सकते हैं, जल्दी करें। ओके, बाय।